हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम ईपीएफओ के लिए इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस फॉर द पास्ट 8 वीक्स नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्स टू दिस सीरीज। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम इंडियन पॉलिटी के अब तक डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर आप ईपीएफओ के लिए हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारी टेस्ट सीरीज के लिए भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। लेट अस सी सम क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट क्वेश्चन, बाइकैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बाइकैमरल जो सिस्टम है वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर होता है? ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, बी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सी फेडरल सिस्टम या डी यूनिटरी सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बाइकैमरल सिस्टम का मतलब होता है बाइकैमरल मीन्स टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट or two houses simply. Bi means two, cameral means houses, so bicameral system means two houses. ये किसका फीचर है? पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, फेडरल या यूनिटरी? देखिए, बाइकेमरल सिस्टम का होना पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट कैन बी इन बोथ द सिस्टम्स। इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है लेकिन तब भी यहाँ पे बाइकेमरल लेजिस्लेचर है। यूएस एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तब भी वहाँ पे दो हाउसेज हैं। इंडिया के दो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और यूएस के दो हाउसेज हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि बाइकैमरल सिस्टम किस तरह के पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होगा, दोनों में हो सकता है। तो फिर इसका किस बात से कंसर्न है? कंसर्न ये है कि बाइकैमरल या दो हाउसेज होते क्यों हैं। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, वाई आर देयर टू हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा, एक ही हाउस क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि लोकसभा जो है इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर कंट्री थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन राज्यसभा किसे रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली में तो लोकसभा इज द सेशन जो कि जिसे देश को चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे देश के लोगों ने डायरेक्ट वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। सो दिस शुड बी द हाउस दैट शुड गवर्न द एंटायर कंट्री। लेकिन राज्यसभा को भी वो रोल दिया गया है। क्यों दिया गया है? बिकॉज राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स। ये डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं और इन्हें स्टेट्स चुन के भेजती हैं, यानी कि सेंट्रल लेवल पे स्टेट्स भी रिप्रेजेंटेड हैं। और जब सेंटर और स्टेट्स को इतनी पावर एक साथ दी जाए तो उस सिस्टम को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। सो फेडरल सिस्टम मीन्स जहाँ पे जो पावर होती है इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। तो फेडरलिज्म का मतलब है वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. Now the word we are using here is divide. Power is divided. We are not saying power is equally divided. Equal division बहुत रेयर होती है। Equal division अगर हो गई तो उसे हम ideal federal system कह देंगे, लेकिन equally कभी नहीं होती है। या तो states के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होगी या union के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होगी। अगर union के पास ज़्यादा पावर होगी तो it is a federal system with unitary bias, जैसा कि इंडिया में है। और अगर states के पास ज़्यादा पावर होगी then it will be federal system with state bias. तो ये अलग अलग वेरिएशंस हैं। सो फेडरलिज्म की वजह से बाइकैमरल सिस्टम होता है। बाइकैमरल यानी कि हमने सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट्स को एक रोल दे दिया है। सो इट इज अ फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सी बिकम्स योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following has been wrongly listed as a non-federal feature of Indian Constitution? इनमें से कौन सा फीचर नॉन फेडरल wrongly listed as a non-federal feature है? नंबर 1, it provides for a single judiciary for the whole country. ये तो सही है. It provides for common all India services. ये भी सही है. It provides equal representation to the states in Rajya Sabha. नहीं, equal representation नहीं होती राज्यसभा में सारी states की. It is not so. ये गलत है. It creates a strong center. Correct. तो आपका आंसर हो जाएगा C. यानी कि ये फीचर इंडिया पे अप्लाई नहीं होता. इंडिया में सारी की सारी स्टेट्स इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं है राज्यसभा में. दे आर रिप्रेजेंटेड इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. जैसे पंजाब फॉर एग्जांपल हैज 7 सीट्स इन राज्यसभा, हरियाणा 5 सीट्स इन राज्यसभा, उत्तर प्रदेश
31 seats in Rajya Sabha. That means all the states are not equally represented. तो ये वाला फीचर जो है, ये वाला नॉन फेडरल फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो अनइक्वली रिप्रेजेंटेड हैं सभी स्टेट्स। ये फीचर कहाँ पे है? ये यूएस में ये सिस्टम लगता है। यूएस में देर आर 100 मेंबर्स इन द सेनेट विच इज़ द अपर हाउस, और उसमें सारी स्टेट्स के दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। देर आर 50 स्टेट्स इन यूएस एंड देर आर 100 सेनेटर्स, सो एवरी स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 सेनेटर्स टू द सीनेट। तो ये सिस्टम इंडिया पे अप्लाई नहीं होता। Option C is your correct answer. Question number 3. The Indian federal system can be converted into unitary one. कैसे? इंडिया में फेडरल सिस्टम है, सेंटर एंड स्टेट्स एंजॉय ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स, लेकिन उसको पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम में कैसे बदला जा सकता है कि स्टेट्स की कोई से ही ना रहे, वर्चुअली दे बिकम दे बिकम पावरलेस एंड ऑल द पावर इज ट्रांसफर टू द सेंटर। ऐसा किस सिचुएशन में होता है? नंबर 1, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। Number 2, if the parliament decides to do so by a 2/3 majority. Number 3, if the state legislatures of the 2/3 of the states pass a resolution to this effect. If the state legislatures of the 2/3 of states pass a resolution to this effect. Or D, at the time of general elections. इनमें से किस सिचुएशन में इंडिया का फेडरल सिस्टम यूनिटरी में बदल जाता है? द सेंटर गेट्स ऑल द पावर्स। एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शंस? नो, जनरल इलेक्शंस के वक्त ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई पावर ट्रांसफर नहीं होती है। नंबर 3, इफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ द 2/3 ऑफ स्टेट्स पास अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर स्टेट्स 2/3 रेजोल्यूशन पास कर दें तो नो, इट डजंट हैपन। इफ द पार्लियामेंट डिसाइड्स टू डू सो बाय 2/3 मेजॉरिटी, नो, पार्लियामेंट कैन नॉट डू दैट। It is only during national emergency under Article 352 that the structure of the administration of the country changes from a federal to a unitary one. So A becomes your answer. Question number 4. Which of the following is correct regarding amendment procedure of the Indian Constitution? Fairly easy question है ये, दिखने में लग रहा है कि बहुत difficult होगा, 3 statements हैं। It's a easy one, थोड़ा सा ध्यान से बस पढ़ने की ज़रूरत है। कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही हैं रिगार्डिंग प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नंबर 1, no portion of the constitution can be amended without the consent of the states. Second, 2/3 majority of the parliament is needed for amendment to the constitution. Third, the states alone can initiate amendments. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? All of the above, 2 only, 3 only, 1 and 2. सबसे पहले नो पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। गलत है ये स्टेटमेंट। बहुत ही छोटा सा एक पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके लिए स्टेट्स की कंसेंट चाहिए होती है। ओनली दोज फीचर्स विच अफेक्ट फेडरलिज्म ऑफ इंडिया इन एनी वे रिक्वायर द कंसेंट ऑफ स्टेट्स एज वेल। जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर चेंज करना हो, या आर्टिकल 368 को ही चेंज करना हो, या फिर इलेक्शन कमीशन में के प्रोविजन में कोई चेंज करना हो, सेंटर स्टेट रिलेशंस में कोई चेंज करना हो, शेड्यूल 7 में कोई चेंज करना हो जिसमें 3 लिस्ट्स दी गई हैं। इस तरह के चेंजेस जिससे स्टेट्स भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती हैं, उनके लिए आधे से ज़्यादा स्टेट्स की कंसेंट चाहिए। नो पोर्शन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर इसकी जगह होता सम पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, या कैन नॉट बी अमेंडेड, अगर होता सम पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, तो ये सही हो जाती स्टेटमेंट कि कुछ ही ऐसी प्रोविजंस हैं जिनके लिए स्टेट की कंसेंट चाहिए, तो ये गलत है स्टेटमेंट। सेकंड, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज नीडेड फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। आर्टिकल 368 के अंदर लिखा हुआ है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। थर्ड, द स्टेट्स अलोन कैन इनिशिएट अमेंडमेंट्स, नो दे कैन नॉट। स्टेट्स कैन नॉट इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन। तो इसमें आपकी सही स्टेटमेंट हो जाएगी 2 ओनली, बी इज योर करेक्ट आंसर। फेयरली इजी वन। Question number 5. Which of the following would be called a secular state? Secularism is another feature of Indian Constitution. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जो इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब बताती है? A, the state which is anti-religion. B, the state that is irreligious. C, the state which declares all the religions as state religions. Or D, the state which has no religion and does not distinguish on the basis of religion. सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, या इन जनरल भी सेक्युलर स्टेट किसे कहा जाएगा? इट इज इजी वन अगेन, डी,
द स्टेट विच हैज़ नो रिलीजन एंड डज नॉट डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक चेक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में सेक्युलरिज्म का मॉडल सेम नहीं रहता, हर जगह सेक्युलरिज्म का अलग अलग मतलब होता है। तो इंडियन वेराइटी ऑफ सेक्युलरिज्म थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू से फ्रेंच वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म और टर्किश वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पूरी दुनिया में कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है सेक्युलरिज्म की। कहीं पे सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन को हम सेक्युलरिज्म कह देते हैं, कहीं पे एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन रिलीजन बट ट्रीटिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली को हम सेक्युलरिज्म कह देते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है। कहीं पे ऐसा होता है कि स्टेट जो है उसका एक रिलीजन होता है लेकिन तब भी वो सारे रिलीजन्स को बराबर हक देती है, दैट ऑल्सो इज अ मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो कोई एक सिंगल मॉडल प्रेवलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर नहीं है? ए, प्रेसिडेंट स्टैंड्स आउटसाइड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बी, there is separation of legislature and executive. C, the leadership of the prime minister. और D, collective responsibility of the council of ministers. इनमें से कौन सा इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर नहीं है? सबसे इजी देखिए कौन सा है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स ये तो सही है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है। नेक्स्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अगर किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सारे के सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है। सो येस, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ऑफ कोर्स ये भी सही है। देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स आउटसाइड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि प्रेसिडेंट इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टैंड्स आउटसाइड मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में काउंट नहीं होता, इज द हेड। तो ऑफ कोर्स ये भी सही है कुछ हद तक। देयर इज सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये गलत है। सेपरेशन इज देयर लेकिन द एंटायर एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज ड्रॉन आउट ऑफ द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और वो सारे के सारे मिनिस्टर लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं। जितने भी इंडिया में मिनिस्टर्स हैं वो सारे या तो लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं। अ नॉन मेंबर कैन नॉट बिकम अ मिनिस्टर, और अगर बन भी जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी ना किसी हाउस से इलेक्ट होना पड़ेगा, या लोकसभा से या राज्यसभा से। दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव इज एसेंशियली ड्रॉन आउट ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये सेपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। इन इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, बी बिकम्स योर आंसर। Question number 7, which of the following are true of presidential system of government? तो ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इनमें आपको काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या होते हैं, फिर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या वेरिएशन है नॉर्मल पार्लियामेंट्री सिस्टम से। जैसे ऐसा नहीं है कि हमने अगर यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है तो हमने 100% उसको आंखें बंद करके अडॉप्ट कर लिया है। नो, वी चेंज सम थिंग्स अकॉर्डिंग टू पेक्यूलियर इंडियन कंडीशंस एंड ओनली देन वी इम्प्लीमेंटेड इट इन इंडिया। तो वो सारे फीचर्स की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम डजंट मीन कि यूएस वाला प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राइट? प्रेसिडेंशियल सिस्टम अलग चीज़ है। यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक दो वेरिएशंस हो सकती हैं। Which of the following are true of presidential system of government? Number 1, president is both head of state and head of government. 2, it is based on separation of powers. 3, president's term of office is fixed. Or D, 4, secretaries are responsible to the president as well as to the senate. Select the correct answer from the codes given below. 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4 and 1, 3 and 4. अब देखिए इस तरह के ऑप्शंस में अगेन आपको पहले ऑप्शंस को देखना है। तो कम से कम 3 ऑप्शंस है, यानी कि इनमें से मैक्सिमम एक स्टेटमेंट गलत हो सकती है, शायद हो सकता है एक भी गलत ना हो, क्योंकि एक ऑप्शन में चारों स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें से ज़्यादा एक स्टेटमेंट गलत है। सेकेंडली, चारों ही ऑप्शंस में 1 तो है ही, तो ये तो आप सेफली प्रिज्यूम कर लीजिए दैट दिस इज करेक्ट। प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए आपका फोकस कितना नैरो डाउन हो गया है। इफ़ यू आर रीडिंग दिस क्वेश्चन इन एग्जाम और आप ये एक्सरसाइज ना करो छोटी सी 5 सेकंड की, तो आप क्या करोगे, आप चारों स्टेटमेंट को इस तरह से पढ़ोगे कि ये सही है गलत है, या सही है गलत है। योर फोकस विल बी अ लॉट डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन अगर आप ये 2 चीज़ें कर लो, एक स्टेटमेंट को आपने सीधा मार्क कर दिया कि तो डेफिनेटली सही है। अब आपके पास सिर्फ 3 स्टेटमेंट हैं और उसमें से भी आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक गलत हो सकती है, यानी कि कम से कम 2 स्टेटमेंट सही हैं। सो दिस इज हाउ यू नैरो डाउन योर फोकस इन एग्जाम, बाय जस्ट
investing 5 to 10 seconds of your time by looking at the options once. Second है, it is based on separation of powers, ये भी सही है. President's term of office is fixed, this is also correct. Secretaries are responsible to the president as well as to the Senate, ये थोड़ा सा typical है. Secretaries are not responsible to the Senate, they are responsible only to the president. जो secretaries होते हैं, जैसे US की example करें, Secretary of State, Secretary of Defense, right? तो ये जो होते हैं, they are responsible only to the president, not to the Senate. तो ये statement आपकी गलत है. So 1, 2 and 3, A becomes your answer. Next, रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक हम अपने प्रियम्बल में कहते हैं इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक हियर? इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज its head of state is elected for a fixed period, there is parliamentary rule, it is completely free to take its own decisions, और it prescribes democratic government. इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी टर्म है, देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप किसी भी कंट्री के नाम के आगे अगर रिपब्लिक लगा हुआ देख लें तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिपब्लिक होगी. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, देयर इज़ अ कंट्री नोन एज नॉर्थ कोरिया, जिसका नाम सबने सुना होगा. इट्स अ रोग कंट्री, बेसिकली इट्स अ रोग नेशन. ये अपना इनका जो ऑफिशियल नाम है दैट इज DPRK और इसकी फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया. डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज द फुल नेम ऑफ नॉर्थ कोरिया. और आप में से अगर कोई थोड़ा सा भी नॉर्थ कोरिया के बारे में जानता है या उसके जो एक्सेंट्रिक लीडर हैं किम जोंग उन, उनके बारे में जानता है, तो यू नो कि ना तो वो डेमोक्रेसी है, ना ही वो पीपल्स है, ना ही वो रिपब्लिक है, वो सिर्फ कोरिया है. इट इज़ जस्ट नॉर्थ कोरिया. और नॉर्थ भी उसके नाम के आगे इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो नॉर्थ में है, इतनी उसकी खासियत है और कोई खासियत है नहीं. तो समटाइम्स इट इज़ अ प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट दैट सम कंट्रीज यूज दिस वर्ड वेगली, जबकि वो ऐसा दूर दूर तक कोई मीनिंग उसका नहीं होता है. सो यहाँ पर रिपब्लिक का मतलब होता है वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. इलेक्टेड इज द की वर्ड हेयर. इलेक्टेड होता है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट. इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड होते हैं. अब वो इलेक्शन डायरेक्टली हो सकते हैं कि डायरेक्ट हम वोट डालें, जैसे यूएस में होते हैं डायरेक्ट वोट डालते हैं लोग प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, या फिर इनडायरेक्टली हो सकता है जैसा इंडिया में होता है. इंडिया में हम डायरेक्टली वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव फर्दर वोटिंग करते हैं, MLAs एंड MPs. दे फर्दर वोट एंड चूज द प्रेसिडेंट, बट स्टिल दैट इज एन इलेक्टेड ऑफिस. एटलीस्ट हेरिडिटरी तो नहीं है. इट्स नॉट लाइक इट द थ्रोन विल पास ऑन टू सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसा कि ब्रिटेन में होता है. तो ब्रिटेन जो है वो कभी खुद को नहीं कहता दैट वी आर रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन. यू विल नेवर hear this word written or spoken in like along with the name Britain or England. Republic of England, Republic of Britain आप कभी नहीं सुनेंगे because it is not a republic and they accept it. It's a monarchical constitutional monarchy it is. वो बात अलग है कि वो oppressive monarchy नहीं है, वो पुराने ज़माने वाले राजा महाराजा नहीं है who oppress the people who like जिनकी राजा प्रजा वाला सिस्टम नहीं है वहाँ पे. There is democratically elected government as well, but just symbolically as the head of state, they have accepted kings and queens as their head of state. They are symbolical, just symbolic figures, do not have any substantial power. इंडिया में हमने इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट चुना है प्रेसिडेंट की फॉर्म में, सो वी आर अ रिपब्लिक. लेकिन नॉर्थ कोरिया में ना तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ना वो पीपल्स रिपब्लिक है. तो इस तरह के नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना. रिपब्लिक ऑफ इंडिया अगर आप कहते हो तो इट्स ट्रूथ. थ्योरी और प्रैक्टिस मैच करती है, लेकिन इस केस में थ्योरी और प्रैक्टिस मैच नहीं कर रही, बिकॉज इन प्रैक्टिस देयर इज नो रिपब्लिक इन नॉर्थ कोरिया, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन नॉर्थ कोरिया. Question number 9. Which of the following statements regarding the Constituent Assembly of India is not correct? थोड़ा सा एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग सही नहीं है? A. The Constituent Assembly was composed of members who had been elected indirectly by the members of provincial legislative assemblies. ये तो सही है. Second, the Constituent Assembly held its first sitting on 9th December 1946.
ये भी सही है। थर्ड, द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस, ये भी सही है। सो नाउ इट्स अ नो ब्रेनर, ऑफ कोर्स डी इज द आंसर। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वॉज टू बी डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कि प्रिंसली स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो किस तरह से चुने जाएंगे, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने डिटर्मिन करना था। नो, ये उसने डिटर्मिन नहीं करना था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो किसने डिटर्मिन करना था ये? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड सेट अप अ कमिटी फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, कि देखने के लिए, देखिए उस वक्त 2 तरह की प्रोविंसेस होती थी, इनफैक्ट 3 तरह की प्रोविंसेस होती थी। देयर वर ब्रिटिश प्रोविंसेस, या जिन्हें गवर्नर्स प्रोविंसेस कहा जाता था, जो कि 11 थी टोटल, मद्रास, बॉम्बे, सिंध एट्सेट्रा। देन देयर वर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जो कि कुल 4 थी। देयर वर 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, दिल्ली, अजमेर, बलोचिस्तान एंड कुर्ग। सेकंड ये वाली एंटिटी होगी। सो गवर्नर्स प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस एंड थर्ड वर प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट से लोग किस तरह से चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे, उसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही, टू कॉन्फर विद नेगोशिएटिंग कमिटी ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। एक जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे वो इसके मेंबर थे। तो इन्होंने एक नेगोशिएटिंग कमिटी बनाई थी कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हम कैसे चुन के भेजेंगे। बेसिकली दे वर नॉमिनेटेड। तो ये जो डिसीजन है ये इस कमिटी ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की कमिटी के साथ कंसल्ट करके लिया था। इट वाज नॉट डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये ऑप्शन आपकी गलत है, राइट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following has been wrongly listed as a feature of rule of law in Britain? इनमें से कौन सा ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ का फीचर नहीं है? A, all persons are equally subject to ordinary laws administered by ordinary courts. B, regular law is superior to arbitrary power of government. C, no person can be made to suffer in body or goods except for distinct breach of law. या none of the above. तो इनमें से कौन सा ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ का फीचर नहीं है? पहला, ऑल पर्सन्स आर इक्वली सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉज एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी कोर्ट्स, ये तो है, ये ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ का यही सिस्टम है। रेगुलर लॉ इज सुपीरियर टू आर्बिट्रेरी पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। अगर सरकार कोई आर्बिट्रेरी पावर एक्सरसाइज करना चाहती है तो रेगुलर लॉ को उससे सुपीरियर माना जाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर तो रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा, फिर तो सरकार अपनी आर्बिट्रेरी पावर इस्तेमाल करेगी। थर्ड, नो पर्सन कैन बी मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स एक्सेप्ट फॉर डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ, ये भी करेक्ट है। जब तक कोई इंसान स्पेसिफिकली कोई ब्रीच ऑफ लॉ नहीं करता, कानून नहीं तोड़ता, तब तक उसकी बॉडी और जो गुड्स हैं उस पर किसी भी तरह की सफरिंग नहीं दी जा सकती। सो ऑल आर करेक्ट। तो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। ये सारे के सारे ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ के फीचर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है जो उसका फीचर ना हो, राइट। सो दिस वाज ऑल दैट आई हैड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा क्वेश्चंस का लेवल आज, बिकॉज फॉर द लास्ट फ्यू क्लासेस सम स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट दे फाइंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस टू हाई, ऑल्दो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको मॉडरेट करने की कोशिश की है। तो आज की क्लास आपको थोड़ी सी मॉडरेट लगी होगी, वीडियोस आपको थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लगे होंगे। इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चंस वर ऑफ इजी लेवल एज वेल। यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट इन यूपीएससी, एटलीस्ट 4 to 5% क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज ईजी, सो ईजी दैट यू हैव टू रीड देम ट्वाइस to believe that UPSC has asked so easy questions, right? So that is it that I had to do in this particular class. अगर आप हमारा EPFO का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, do check out the links given in the description below. Thank you and all the best for your exam.